वस्तुओं को जब किसी आप दूसरी वस्तु के साथ रगड़ रहे हैं तो उनमें जो गुण उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं आवेशित हो जाना। ठीक है। तो इनमें अन्य इसका छोटा सा उदाहरण भी आप लोग जैसे पढ़ रखे हैं कि सूखे बालों में अगर कंघे को रब करें और कंघे के पास अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके आते हैं तो कागज़ के टुकड़े उसमें क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी तरह से एबोनाइट की छड़ को अगर आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ठीक है, या किसी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर उसमें इस तरह की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है तो ये वाली जो घटना है इसको कहेंगे आवेशन होना या आवेशित होना। ठीक है ना। और इस आवेशन के कारण अब इस वस्तु के चारों तरफ या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जिस गुण के कारण किसी भी वस्तु के आसपास मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है उस गुण को हम कहते हैं आवेश यानी चार्ज। ठीक है। तो वैद्युत आवेश को समझने के लिए आपने ये देख लिया कि अगर दो वस्तुओं को हमें आपस में रगड़ना है तो आपस में रगड़ने पर क्या होता है कि एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब किस पर धनावेश आएगा किस पर ऋणावेश आएगा वो आपके आवेश के प्रकार में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर जो वैद्युत बल जिसको हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट में, वैद्युत बल कब लगेगा, जब दो आवेशित वस्तुएं हैं और उन पर जब आवेश उपस्थित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसने इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बल उत्पन्न हो गया, आकर्षण का बल उत्पन्न हुआ। हमेशा दो वस्तुएं अगर रगड़ रहे हो तो उनके बीच में आकर्षण बल ही उत्पन्न होना है। एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा था उसको और ध्यान दे लें कि अगर मान के चलें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके संपर्क में कोई निरावेशित वस्तु है, ठीक है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए इस पर चाहे किसी भी प्रकार का आवेश हो, अगर उसके संपर्क में कोई निरावेशित वस्तु आती है तो वो हमेशा उसको अपनी तरफ आकर्षित ही करेगी। ठीक है, यानी ये इसके बीच में भी अट्रैक्शन का ही फोर्स लगेगा। क्लियर। इस पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, ये निरावेशित हो, यानी इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तब भी ये इसको अपनी तरफ आकर्षित ही करेगी। यानी इस पर वो जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत बल यहाँ पर आवेश की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर अगर कहें तो आवेश जो वैद्युत बल है वो दो तरह की स्थिति का हो सकता है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। ठीक है, आकर्षण का कब लगेगा, जब एक वस्तु पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी, यानी एक पर प्लस क्यू आवेश होगा और दूसरी पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तब इनके बीच आकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण कब लगता है, प्रतिकर्षण जब दोनों आपके सेम चार्जेस हो, प्लस प्लस के बीच में लगेगा, माइनस माइनस के बीच में लगेगा। ठीक है, ये सेम पोलैरिटी जब होगी, सेम चार्जेस जब एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो उनके बीच में जो वैद्युत बल होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब भी अपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में जो दोनों टाइप्स आपके पास आ गए, एक प्लस का है और एक माइनस का, यानी धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। कारण क्या है, तो यहाँ पर जो कारण है वो भी सिंपल भाषा में हम लोग आपको समझाएंगे कि जो कोई देता है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देता है वो धनी और जो लेता है उस पर ऋण चढ़ता है, जो ऋणी हो जाता है। ठीक है, तुमको किसी ने पैसे दिए तो ऋणी कौन हुआ, तुम हुए। तो इसी तरह से क्या होगा, जब वस्तु बी है उस वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिए तो ये ऋणी हो गया, माइनस क्यू, इसने इलेक्ट्रॉन दिए ये कोई धनी है। यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि किसी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। ठीक है, तो अधिकता और कमी को समझने के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जब इसने इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, प्रारंभ से इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, और जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से अधिक हो जाएगी। तो इसमें अगर पूछा जाए कि धनावेशित कोई वस्तु है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जो वस्तु ऋणावेशित है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी अधिकता होगी या कितना कम होगा, चार्ज कितना होगा, तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए 4 इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन दिए गए होते तो कितने हो जाते, 5। 6 दिए होते तो हो जाता 6। अगर कोई एक नंबर ले लें, अगर मान लें कि इसने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए, नंबर ऑफ n दिए,
तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो गए, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, Ne की अधिकता हो गई। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, उसको हम नेगेटिव से दिखा दिया। यानी कितने कितने आवेश का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण कितने का हुआ, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, वेयर द n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक और चीज़ बनती है यहाँ से, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या ये प्रोटॉन की संख्या भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। अगर परमाणु की हम लोग बात करें, इफ़ वी आर डिस्कस अबाउट द एटम, ठीक है ना, परमाणु के बारे में अगर हम सोचते हैं तो परमाणु का जो दो भाग होते हैं हम लोग जिनको जानते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नाभिक, ठीक है, नाभिक का सेंटर और उसके चारों तरफ की वृत्तीय कक्षाएं, ठीक है। नाभिक में कौन रहता है भाई, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। इनकी कक्षाएं निश्चित होती हैं, इनकी ऑर्बिट निश्चित होती हैं, उन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इजीली रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। जबकि प्रोटॉन कहाँ मिलता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो एक बंदा तो है जो वो बाहर की कक्षा में रहता है, एक बंदा रहता है अंदर, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। तो किसको निकालना बाहर इजी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, इसलिए मोस्टली यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। अगर कहा जाए कि क्या प्रोटॉन के स्थानांतरण से भी चार्ज उत्पन्न हो सकता है, तो यस है, लेकिन आसानी सुगमता किसकी रहती है, तो वो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हम लोग तो अच्छे से समझ में आ गया कि कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, अधिकता का मतलब नेगेटिव चार्ज, क्लियर दैट। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्थानांतरित हुए, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इसको कहते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। देखिए अभी तक तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन सबसे मूल फंडामेंटल चार्ज है, यानी ये सबसे छोटा चार्ज है। क्या इससे छोटा चार्ज भी अपनी नेचर में स्थित है, ठीक है, तो बिल्कुल है। 6 प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं, ठीक है, अप डाउन चार्म बॉटम और टॉप एंड स्ट्रेंज, ठीक है। तो इस तरह के 6 क्वार्क हैं। क्वार्क जो हैं उसकी वैल्यू वो 2/3 फ्रैक्शन के रूप में होते हैं, लेकिन अभी आपको यही मान के चलना है कि स्मॉल इज द फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर E का जो मान होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान इतना, इससे कम की वैल्यू हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मूल आवेश हमारा यही रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर लें यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्थानांतरण है वो हमेशा पूर्णांकों के रूप में होगा, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर, यानी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल कर ट्रांसफ़र होकर दूसरी वस्तु में वो पूर्णांकों के रूप में जाएंगे। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लो या 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कहलाएगा, और ये वाली जो क्वालिटी वो क्वांटीकरण कहलाती है, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण है, ठीक है, उसमें यही चीज़ कही जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र है वो पूर्णांकों के रूप में होता है, भिन्नों के रूप में नहीं होता, ओके। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और इसके वाले वीडियो में हम लोग शामिल कर रहे हैं, उसके बाद बंद करते हैं। फिर 4 पॉइंट ये हुए, 4 पॉइंट इसके बाद वाले अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी वो जो मैं बताना चाह रहा था आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो रूपांतरण है वो, हाँ सॉरी ध्यान आ गया, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, यानी आवेश की बात करें, आवेश जो है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर ये वाली बात कहें कि इस पर +Q आवेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है, या -Q आवेश नष्ट हुआ, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना आवेश इसने इसको दिया है उतना ही आवेश इसके पास है, यानी आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको चार्ज का कंजर्वेशन लॉ कहते हैं या आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसी आवेश के संरक्षण नियम को यहाँ पर आज स्टॉप करते हुए आगे वाले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, आगे के सिस्टमेटिक पॉइंट उठाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपका वेट करूँगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है और किस तरह से आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।